हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज पार्ट 3 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका ऑलरेडी हमने दो पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बना के रखा है, जिसमें हमने एमएसटी सीईटी के 2020 के क्वेश्चंस देखे हुए थे। सो इस वीडियो के अंदर भी हम 2020 के क्वेश्चन देखेंगे और बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस एमएसटी सीईटी में आए हैं। सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। First question is, a slit of width A is illuminated by white light. The first diffraction minimum for light of wavelength 6500 angstrom is formed at theta equals to 30 degree. Then A is, तो हमें A फाइंड करना है और इसके अंदर हमें वेवलेंथ दे के रखा हुआ है एंड इसके साथ साथ एक एंगल दे के रखा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे के रखी है। सो अगर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर मिनिमम फाइंड करना रहता है, मैक्सिमम फाइंड करना रहता है, तो उसके लिए हमने मैंने फॉर्मूला बताया था कि sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय a होता है। ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे हमें sin थीटा की वैल्यू लैम्डा और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए sin थीटा को मेरे को इधर लेकर आना पड़ेगा। सो माय फॉर्मूला बिकम्स एज a इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन sin थीटा। अब sin 30 डिग्री है, मतलब sin 30 डिग्री है मतलब एंगल ग्रेटर है और ग्रेटर एंगल को हमको sin ही यूज करना रहता है। ठीक है, सो देयरफॉर मैं फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट अप करूंगा। लैम्डा की वैल्यू 6500 एंगस्ट्रॉम दी है, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे। 6500 एंगस्ट्रॉम मतलब ही 10⁻⁻10। ठीक है, डिवाइडेड बाय sin थीटा, sin 30। अब sin 30 की वैल्यू कितनी रहती है, दैट इज 1/2। अब 1/2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/2 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जाने वाली टर्म हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं। सो a इक्वल्स टू बन जाएगा 2 into 6500 into 10⁻⁻10 एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 to the 10 13 13,000 into 10⁻⁻10 हो जाएगा, which means कि हम अगर 4 पॉइंट पीछे आएंगे 1 2 3 4, so my answer becomes 1.3 into 10⁻⁻6 एंड अगर 10⁻⁻6 है मतलब वो होता है माइक्रो। सो देयरफॉर 1.3 माइक्रो और मीटर में आंसर है क्योंकि ये स्लिट विड्थ है। सो माइक्रोमीटर 1.3, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। एज सिंपल एज क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में भी देखा था इस टाइप का, लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। वहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए हमने स्मॉल एंगल लिया था, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ए इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है और क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से सही से पढ़कर सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन जैसा नहीं है, इधर जंबलिंग है और बहुत सारे स्टेप्स से सॉल्व करना है हमको। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटीज 4i एंड 9i आर सुपरइम्पोज्ड। मतलब हमें इंटेंसिटीज की रेशियो देके रखी हुई है। क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी i1 अपॉन i2 इज इक्वल टू 4i अपॉन 9i, ये दिया है। ठीक है, उसके बाद द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन रिजल्टिंग बीम आर, और इसका हेल्प लेके हमको फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज मतलब Imax अपॉन Imin की वैल्यू कितनी होने वाली है ये हमें फाइंड करना है। सो अब अगर हमें Imax बाय Imin फाइंड करना है तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में और थ्योरी लेक्चर में एक चीज समझाया था, ये वाली हिंट मैंने दी थी। अगर आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है इसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम पहले ये चीज देखेंगे कि हमको दिया क्या है। ठीक है, I1 अपॉन I2 दिया हुआ है, मतलब हमें ये वाली वैल्यू दे के रखी हुई है। और ध्यान से देखिए, इसको फाइंड करने के ये देखकर हमको फाइंड करने क्या बोला है, Imax बाय Imin कितना होगा, मतलब ये चीज अगर फाइंड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये मालूम है और अगर हमें ये पता लगाना है तो उसके लिए हमें इसके हेल्प से, ठीक है, और अगर ये वैल्यू पता लगानी है हमें तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए और इसके लिए फिर हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा एंड देन ये पता लगाने के लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब रिलेशन कैसे जा रहा है ये फाइंड करने के लिए हमारे को उसको ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा, देन आफ्टरवर्ड्स इसको फाइंड करने के लिए हमें ये मालूम हो और देन इसके लिए ये रिलेशन पता होना चाहिए, देन इसके बाद हमें ये। सो हम पहले इससे ये वैल्यू निकाल कर लेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या करना है, Imax I1 बाय I2 देके रखा हुआ है, दैट मींस हमें A1 बाय A2 देके रखा हुआ है। क्लियर, पहली चीज ये देखेंगे हम कि I1 बाय I2 हमें अगर पता है तो इट विल बी इक्वल्स टू A1 बाय A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड I1 बाय I2 हमें कितना मालूम है, 4i बाय 9i। ठीक है, इक्वल टू A1 बाय A2। अब देखिए ये होल स्क्वायर है मतलब ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा।
ठीक है। सो माय फॉर्मूला बिकम्स 2 रूट आई डिवाइडेड बाय 3 रूट आई। सो देयरफॉर a1 बाय a2 जो है हमारा वो क्या मिल गया है 2 बाय 3 रूट आई। ठीक है। अब ये इंटेंसिटी अलग अलग है इसलिए I1 को हमें रखना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड इसके बाद a1 बाय a2 मतलब ये चीज अगर हमें मिल गई तो इसका हेल्प लेके हम क्या फाइंड कर सकते हैं a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। तो फिर हम फाइंड करने चलते हैं इसको। ये अगर मिल गया तो मतलब ये मिल जाएगा। सो देयरफॉर मैं a max बाय a min फाइंड करने के लिए क्या कर रहा हूं a max बाय a min फाइंड करने के लिए मैंने क्या स्टेप लगाया, ये हमारा सेकंड स्टेप है, दैट इज a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। एंड व्हाट इज a1? a1 हमारा 2 रूट आई है। ठीक है। और a2 हमारा 3 रूट आई है डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 मतलब 2 रूट आई माइनस 3 रूट आई। और इसको सॉल्व करने से हमें a max बाय a min कितना मिल जाएगा, a max बाय a min इज 5 रूट आई डिवाइडेड बाय रूट आई। ठीक है। हम क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो ये सिर्फ रूट आई आएगा। एंड अब फाइनल स्टेप रह जाता है I max बाय I min मिल गया है मतलब ये वैल्यू मिल गई है और अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मेरे को इसकी वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी और a max बाय a min कितना है 5 रूट आई अपॉन रूट आई। सो बस थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हम क्या करेंगे I max बाय I min फाइंड करने के लिए a max बाय a min का होल स्क्वायर कर देंगे। तो a max बाय a min का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 5 रूट आई डिवाइडेड बाय रूट आई का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो 25i 5 का स्क्वायर इंटू रूट आई का स्क्वायर आई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय रूट आई एज इट इज रह जाएगा, मतलब रूट आई का फिर नीचे वाले का भी हो जाएगा स्क्वायर। सो इट बिकम्स 25i एंड i, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आसानी से क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते थे, हार्ड बिल्कुल नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस। ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा हुआ है। द क्वेश्चन इफ टू लाइट वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अगर एक पॉइंट है और वो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा है तो उसका कंडीशन फेज डिफरेंस का क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया अगर फेज डिफरेंस हमें डिस्ट्रक्टिव के लिए बताना है तो वो क्या होते हैं ऑड मल्टीपल्स होते हैं और कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है फेज डिफरेंस दैट इज इवन मल्टीपल्स। तो अगर सवाल ऐसा पूछा हुआ है तो बहुत इजी सवाल था, डायरेक्ट विद इन देखते ही 5 सेकंड के अंदर आप 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस पाई 3 पाई 5 पाई। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये ऑड मल्टीपल्स है। ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए पूछा होता तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा होता। क्यों? क्योंकि इवन मल्टीपल्स होते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये दोनों बात ध्यान नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इज द पोलराइजिंग एंगल फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज थीटा। तो पोलराइजिंग एंगल के बारे में बोला हुआ है, मतलब ही हमें आईपी के बारे में बोला हुआ है। ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सो द पोलराइजिंग एंगल जो है मतलब ही हमारा आईपी जो है पोलराइजिंग एंगल फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज थीटा। इसकी जगह पर हमें क्या लेना है थीटा लेना है। ठीक है। ये बात समझी। सबसे पहली चीज यही समझना है क्योंकि अगर पोलराइजिंग एंगल को हम आईपी लेके कंसीडर करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा जम्बलिंग हो जाएगा और सॉल्व करना नहीं आ पाएगा हमें। सो पहले तो हमें ये मान के चलना है कि पोलराइजिंग एंगल को उन्होंने बोला है थीटा, ऐसा हमें कंसीडर करना है। ठीक है। आगे एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम और वेलोसिटी कितनी है v के हिसाब से, मतलब हमको वेलोसिटी v ही रखनी है। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड v और थीटा और v का रिलेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। पहले तो फॉर्मूला देखो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है tan i p होता है। ठीक है। एंड वी आर नोइंग पोलराइजिंग एंगल जो होता है हमको यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल थीटा कंसीडर करने को बोला है तो tan थीटा जो हो जाएगा वो म्यू हो जाएगा। ठीक है। एंड tan थीटा ओके। और यहाँ पे म्यू का मतलब हम जानते हैं, म्यू मैंने थ्योरी में बताया था, म्यू इज द रेशियो ऑफ c1 by c2 वेयर c1 by c2 क्या है, c1 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड c2 जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है। ठीक है। और यहाँ हम c1 कंसीडर करेंगे एज c अपॉन c2 हम ऐसा कंसीडर करेंगे दैट इज v। ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने बोला स्पीड ऑफ लाइट किसमें है मीडियम में है तो मीडियम वाले को हमको क्या कंसीडर करने को बोला है v, तो देयरफॉर हम ऐसा कंसीडर करेंगे म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। ठीक है। अच्छा अब म्यू की जगह पर मैं c by v अगर पुट कर दिया तो मैं फार्मूला बिकम्स tan थीटा इज इक्वल टू c अपॉन v एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ c अपॉन v। ठीक है। अब इस हिसाब से हम फार्मूला अगर देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ c अपॉन v, c अपॉन v, c अपॉन नहीं सब v अपॉन c का रेशियो देके रखा हुआ है।
तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि हम अगर थीटा इज इक्वल टू, अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी ध्यान में रखी है तो कॉट इनवर्स ऑफ v अपॉन c हो जाएगा, ठीक है। सो माय फार्मूला इज ऑप्शन बी, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ v अपॉन c, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन इधर था, ठीक है। अगर ये बात नहीं समझी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। बाय चांस हम समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन होगा बट गलत हो जाता है, ठीक है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट बायप्रिज्म से रिलेटेड कर रहा है कि डार्क बैंड और ब्राइट बैंड के बीच में के डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितना होगा। सो सेम ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत चांसेस है एमएसटी सीटी में आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसका लेंथी स्टेप, अगर हम नॉर्मल स्टेप से जाएंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। सो इसके लिए क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में आ जाता है, बट ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 0.4 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमें फ्रिंज विड्थ मतलब x की वैल्यू दी है, दैट इज 0.4 मिलीमीटर, ओके। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ डार्क बैंड एंड सिक्स्थ ब्राइट बैंड। तो हमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा फोर्थ ब्राइट बैंड और सिक्स्थ डार्क बैंड के बीच का ऑन द सेम साइड। हाँ, अब ये ध्यान रखना है सेम साइड पे बोला हुआ है, तो एक इमेजिन करते हैं, ये डायग्राम है हमारे पास, ये हमारा सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ठीक है। और दोनों ब्राइट बैंड और डार्क बैंड जो है वो एक ही साइड में बन रहे हैं, किसके, सेंट्रल ब्राइट बैंड के। तो पहले हम बनाएंगे सिर्फ सिक्स्थ ब्राइट बैंड, मतलब सिक्स्थ ब्राइट बैंड मतलब मैं बोलता हूं कुछ यहाँ पे आ रहा है हमारा सिक्स्थ ब्राइट बैंड, ठीक है। एंड फोर्थ ब्राइट बैंड, ठीक है। तो फोर्थ ब्राइट बैंड मतलब मैं बोलता हूं कुछ यहाँ पे आएगा हमारा फोर्थ डार्क बैंड, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो हम ये डिस्टेंस देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। तो अब ये अगर हम सेंट्रल ब्राइट बैंड से सिक्स्थ ब्राइट बैंड की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाता है 6x, ठीक है। एंड सेंट्रल ब्राइट बैंड से हम फोर्थ ब्राइट डार्क बैंड की बात करेंगे तो दैट इज सिर्फ आधा कम हो जाएगा। ये मैंने थ्योरी में बताया है कि सेंट्रल ब्राइट बैंड से डार्क बैंड का डिस्टेंस जितना भी है, मतलब फोर्थ है तो 3.5x, अगर थर्ड डार्क बैंड होता तो डिस्टेंस हो जाता 2.5x, अगर सिक्स्थ डार्क बैंड होता तो डिस्टेंस हो जाता 5.5x। लेकिन हाँ, ब्राइट बैंड के लिए वही कंडीशन क्या हो जाती है, जितने नंबर पे ब्राइट बैंड है उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा। अगर सिक्स्थ पे है तो 6x, 7 पे है तो 7x, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन कि अगर हमारा डिस्टेंस दोनों एक ही साइड में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दोनों एक साइड में, तो डिस्टेंस में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। और अगर दोनों ही अपोजिट साइड में होते तो उनके डिस्टेंस में क्या होता, एडिशन करना होता। तो ये बात ध्यान में रखें, डिस्टेंस हमें अगर बताना है और अगर वो दोनों एक ही साइड पे फॉर्म हो रहे हैं, सो सिक्स्थ ब्राइट बैंड में से हम फोर्थ डार्क बैंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सिक्स्थ डार्क बैंड कितना, ब्राइट बैंड कितना है, 6x है, माइनस फोर्थ डार्क बैंड कितना है, 3.5x है, ठीक है, ओके। अब 6 में से 3 मतलब ये नियरली हम सॉल्व करेंगे तो 2.5x आ जाएगा, और ये 2.5x को हमारा डिस्टेंस देके रखा हुआ है 0.4 मिलीमीटर, तो हम उसको 0.4 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर 1 मिलीमीटर के अप्रॉक्स आएगा, दैट इज ऑप्शन C1 इज करेक्ट, ठीक है। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ था कि ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, बाकी नहीं तो क्वेश्चन इज वेरी इजी टू सॉल्व। वेव ऑप्टिक्स से इजी क्वेश्चंस, अगर हमारी ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वेव ऑप्टिक्स के, अगर आपको ये सही से करने आ गए तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको वेव ऑप्टिक्स में आने वाले हैं, विच यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से आपके फुल मार्क्स आ ही जाएंगे एमएसटी सीटी के अंदर। आई होप ये सारी चीज जो समझाई क्वेश्चंस वो समझ में आए होंगे, थ्योरी सारी चीज समझ में आई होगी। इफ कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन।